Hi, my dear subscribers. I hope you are well and doing well in your career. So, I am Adarsh Mishra of your Umang Genius. Here, I am representing today a chapter revision of class 10 science. That is chapter 1, and chapter 1 name is chemical reaction and equations. तो बेसिकली बच्चों, अब आते हैं अपने भाषा में। तो सीधा सा बात है, आज हम आपको समझाएंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 का रिवीजन कराएंगे हम और उनको समझाएंगे। तो चैप्टर 1 का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर 1 का नाम है सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम पढ़ लिया हमने। अब केमिकल चेंज होता क्या है सर? सबसे पहली चीज तो ये हमको जाननी पड़ती है कि सर ये जो बला है केमिकल चेंज, ये होती क्या है? तो देखो बच्चों, अ चेंज दैट रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू कंपाउंड्स, केमिकल चेंज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली बच्चों, बात ये है कि ऐसा चेंज जो कि ना आपको परिणाम स्वरूप यानी कि आपके इज इक्वल टू में जो है एक नया सब्सटेंस उससे एक सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंस ला दे, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। और उसी केमिकल चेंज को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आटा गूथा, मैंने आटा गूथा, आटे से मैंने क्या बनाई? रोटी बना दी। दैट इज योर केमिकल चेंज। कैसे सर? अब देखो एक बात और समझो। मान लो कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन करने के लिए केमिकल चेंज में। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस छोड़ो, इसको हटाओ। चेंज इन मास। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप ये हो, ठीक है, आप ये हो, आपका वजन 10 किलो है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैं 2 साल बाद आपसे मिलूंगा, 2 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ और आपका वजन जो 10 किलो था वो अब बढ़कर कितना हो गया है? वो इंक्रीज हो गया है +10 kg, मतलब आप अभी टोटल 20 kg के हो गए हो। तो मेरे बात बताओ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका केमिकल चेंज हो गया है? जी हाँ, कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपका 10 किलो बढ़ चुका है। अब मैं कहूँ आपको आप 10 किलो पहले जैसे हो जाओ, तो नहीं हो सकते हो ना तुरंत। दैट इज योर केमिकल चेंज। अगर हो सकते तुरंत वापस, तो क्या हो जाता है? वो फिजिकल चेंज। समझे? मतलब कि ये कि आपने लिपस्टिक लगा ली, तो वो क्या हुआ? वो फिजिकल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हम होठ को वापस वैसे कर सकते हैं। तो मेन लॉजिक ये होता है कि केमिकल चेंज और आपका फिजिकल चेंज के बीच। तो मैंने आपको केमिकल चेंज समझा दिया। और एक बात और कि केमिकल चेंज जो होता है ना, उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब चीज चेंज हो रहा है, जब चीज चेंज हो रहा है तो वो किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से चेंज हो रहा है। समझे? मतलब कैसे सर? मैंने आटा गूथा, मैंने सबसे पहले एग्जांपल आटा गूथने का दिया था। आटा गूथा मैंने, गूथा, रोटी बनाई, तो रोटी को क्या मिला? हीट मिला। हीट मिला ना, रिएक्शन हुई ना। आटा किसके साथ? हीट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तभी ना वो पक रहा है बच्चों। जो जब पक गया तो मैं वापस उसको आटा गूथा हुआ तो बना नहीं सकता ना मेरे भाई। तो दैट इज योर केमिकल चेंज रिएक्शन। तो आई होप एवरीवन नोस केमिकल चेंज में आपका क्या होता है। बेसिकली बच्चों, आपको केमिकल चेंज में क्या देखने को मिलता है? तो आपको एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे आटा गूथा तो एक रोटी बन गई सेक कर तावे पे। एंड चेंज इन मास, मतलब कि जैसे आपको एग्जांपल दिया मैंने, अगर मास चेंज हो जाता है, जैसे आटा गूथा मैंने तो रोटी भारी थी, जब सेक गई तो कम पतली हो गई, वो मतलब सूखी सूखी हो गई। जब सूखी सूखी हो गई तो उसका वजन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, वैसे चेंज इन एनर्जी, मतलब मान लो आपके पास जो 20 किलो पे एनर्जी थी, अगर आप, मतलब आपके पास जो 10 किलो पे एनर्जी थी, मान लीजिए आप 10 किलो थे तो आपके पास एक ईंट फेंकने की ताकत थी या एक ईंट तोड़ने की ताकत थी, ठीक है। और अब आप 20 किलो के हो गए तो आप 2 किलो ईंट, 2 ईंट तोड़ सकते हो। तो क्या हुआ? आपकी एनर्जी चेंज हुई। क्या चेंज हुई? एनर्जी चेंज हुई। पहले आप 10 किलोमीटर भाग सकते थे, 10 केजी के हो गए, 10 किलोमीटर भाग सकते थे। अभी आप 20 किलो के हो तो आप यहाँ पर 20 किलोमीटर भाग सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों आपका केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंज की वजह से क्या हुआ? आपकी एनर्जी भी चेंज हुई। ठीक है, बात करता हूँ अभी एक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब ये कैसे बात करें सर? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब मान लो बच्चों, मैं एक बात बताऊं आपको कि कैसे आपको एग्जांपल दूं। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस मतलब मान लो आपने वो सुना है हाइड्रोजन और वाटर का, या फिर ये छोड़ो, आप इवोल्यूशन ऑफ गैसेस को छोड़ो। मान लो मैंने जितना गैस जला दिया, मुझे एक जवाब देना। मैंने गैस जलाया, गैस जलाने के बाद मैंने कुछ चीज जला दी, ठीक है, उसमें से जैसे मैंने गैस जलाया, उसमें एक कागज जलाया मैंने, कागज से कुछ धुआं निकला। तो क्या हुआ? वो अब कागज तो जल गया, मैं कागज को पहले जैसे कागज तो नहीं बना सकता। ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ ये इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट आपका ये है कि मान लीजिए मैंने गैस जलाया अपने घर का, या चूल्हा जलाया, ठीक है। गरीबों के घर में तो चूल्हा ही होता है, तो चूल्हा मैंने, मैं गरीब हूँ, मैं चूल्हा जलाया, उसमें मैंने कागज जला दिया।
तो क्या होगा, मेरा कागज पहले सफेद था, वो अब काला हो गया, राख बन गया। और जब मैंने कागज जलाया तो उसमें से एक अजीब सा धुआं निकला। ठीक है, तो क्या हुआ, कागज जल गया, वो एक केमिकल चेंज हो गया। अब मैं कागज को वापस पहले जैसा नहीं कर सकता। दैट इज नॉट योर फिजिकल चेंज, इट्स योर केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज है बच्चों, तो क्या होगा आपका ये, तो ये केमिकल चेंज है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ सर, कि कागज जो है वो हीट के साथ रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया, वहाँ केमिकल रिएक्शंस हुए, तो सर एक इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, मतलब एक गैस का इवोल्यूशन निकला, मतलब एक धुआं सा निकला, और मेरा कागज काला काला राख बन गया। तो दैट इज योर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब चेंज इन टेम्परेचर, मान लो कागज ही देखते हैं, कागज पहले क्या था, कागज एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जब मैंने उसे जला दिया तो थोड़ा वो गर्म गर्म सा हो गया। जब राख थी ना सर कागज जलने के बाद, वो थोड़ी सी गर्म गर्म सी हो गई थी, तो उसका सर टेम्परेचर चेंज हो गया सर। ओके, एंड बात करते हैं परमानेंट चेंज इन कलर और स्टेट। अब देखो कागज का ही बताता हूँ, कागज सफेद था सर, जब मेरा कागज जल गया ना, तो सर काला हो गया। जब काला हो गया तो क्या हो गया, परमानेंट चेंज इन कलर हो गया। अब मैं काले कागज को, जो राख बन चुका है, उसको सफेद तो बना नहीं सकता पहले जैसा, या फिर कागज जल गया तो उसको मैं वापस ठीक नहीं कर सकता पहले जैसा। तो ये होता है आपका बच्चों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो ये मैं आई होप यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है, बात करते हैं जो आपकी सिंपल सा था, क्या था, यही आपका था ना, ये चीज़ थी आपकी, आ, ये था प्रिसिपिटेट। तो यहीं पे लिख दूँ, मैं आपको यहीं लिख देता हूँ, है ना। ये आपका होता है बच्चों प्रिसिपिटेट इज इक्वल टू, तो ये होता है आपका बच्चा इक्वल टू, बोले तो रिमेन्स सब्सटेंस, रिमेन्स सॉलिड पार्ट। ठीक है, क्या होता है, रिमेन सॉलिड पार्ट, ये होता है आपका रिमेन सॉलिड पार्ट। मतलब कि प्रिसिपिटेट आपका ये होता है कि आपके कुछ जैसे सामान बच गया ना, तो उसको रिमेन सॉलिड पार्ट कहते हैं। मतलब मैंने जैसे कि एक पानी में ना कुछ सॉल्यूशन घोर के रख दिया, मैंने उसको 2-4 दिन धूप में रख दिया। ठीक है, उसमें छोटे 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 पत्थर से जम गए। आपका ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट वहां भी हो सकता है, जैसे आपका नमक बनाया जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है, नमक बड़ा 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 गोला बनता है। जब नमक उसमें से निकाला जाता है पानी समुद्र में से, तो नमक तो नहीं होता उसमें, नहीं दिखता ना पानी में समुद्र के। समुद्र का पानी ऐसे रखा जाता है कंटेनर में, ठीक है। उसके बाद फिर ना वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है। जब इवापोरेट होता है, धूप की एनर्जी लग रही होती है, हीट हो रही होती है, तो उसमें एक प्रेसिपिटेट होता है, एक मतलब नमक का गोला बनता है बच्चों। तो वही चीज होती है आपकी नमक का गोला। नमक का गोला आपका क्या हो जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेट हो जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल, देखो कुकिंग ऑफ फूड यानी कि रोटी का एग्जाम्पल, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब कि जंग खा गया तो वापस नहीं हो सकता, सही। हीटिंग ऑफ अ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट क्या होता है सर, पेंसिल देखा बच्चों, पेंसिल, पेंसिल देखिए हो, उसमें भी लीड होती है, लीड होती है। पेंसिल में क्या होता है बच्चों, आपके पेंसिल में भी जो यूज हो रहा है, दैट इज योर लीड। लीड को क्या बोलते हैं हम, पीवी कहते हैं शायद, है ना। पीवी कहते हैं लीड को, फॉर्मूला में, आपके टेबल में पीरियडिक टेबल में पीवी लीड होता है आपका। तो यही होता है कि जब इसको भी हीट करते हैं ना, तो ये भी एक तरीके से सब्सटेंस, मतलब कि कुछ धुआं छोड़ेगा, है ना। मतलब कि केमिकल चेंज के रूप में आता है। शोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध का खट्टा होना। तो बच्चों ऐसा है ना, जैसे दूध आपका खट्टा हो गया तो वो दही बन जाएगा, दही से दोबारा दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। दैट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक गया तो कैसे कहा वापस हम कच्चा बना सकते हैं, अगर पका हुआ आम है तो उसको कच्चा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। दैट इज योर, क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। एंड आई होप समझ आ गया होगा, और इससे ज़्यादा तो अच्छे तरीके से कोई समझाएगा भी नहीं, ठीक है। अभी बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों मेरे, केमिकल फॉर्मूला आपको ना केमिकली अपने उसी चीज को दर्शाना, क्या दर्शाना, केमिकली अपने किसी भी चीज को दर्शाना, दैट इज योर केमिकल फॉर्मूला। अ सब्सटेंस पढ़ते हैं हम, अ सब्सटेंस, देखो पढ़ो, आई होप आप पढ़ रहे होंगे। तो बेसिकली मैं कलर आपके लिए सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, तो अ सब्सटेंस केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज मटेरियल। मतलब कि सीधी सी बात ये कहता है ये, कि बच्चों एक सब्सटेंस है, उसका केमिकल फॉर्मूला उसके नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल समझो आप। मतलब मेरे पास एक वाटर है H2O, यहाँ पर क्या दो कंपाउंड है सर, दो कंपाउंड है H&O, है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, मैंने एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मुझे रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ये बताया कि मेरा जो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, वो दो चीज से बना हुआ है सर, हाइड्रोजन से एंड एटम से, है ना। कितने हाइड्रोजन सर, दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन के एटम से। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग दैट बच्चों, बोला ये जा रहा है केमिकल फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए होता है कि कितने मॉलिक्यूल कौन कौन से, मतलब कि एक आपका आपके पास एक कंपाउंड में
कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपको सीधी सी बात है केमिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे वाटर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, वाटर मतलब वाटर आपको पानी बोलते हैं, जिसको पानी क्या बोलते हैं बच्चा, पानी, वाटर। ठीक है, वाटर को पानी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, जो सूत्र कहते हैं कुछ लोग, दैट इज योर H2O। तो यहाँ क्या कहता है, यहाँ ये कहता है हाइड्रोजन के सर दो एटम हैं, क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम है सर, और ऑक्सीजन के, तो बेसिकली सर ऑक्सीजन का तो एक ही आइटम है, एक ही आइटम है। जब एक आइटम है सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन का दो आइटम और ऑक्सीजन का एक आइटम, मैंने एक मॉलिक्यूल में, मतलब एक एटम, दो एटम को एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कर दिया सर, एक सिंगल क्वांटिटी में, तो वो मेरा हो गया केमिकल फार्मूला। क्या हो गया, केमिकल फार्मूला। मतलब कि सर मैंने दो मॉलिक्यूल, मतलब कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सर रिप्रेजेंट कर दिया एक ही सिंगल नेम से, जिसका नाम था वाटर। क्या नाम था, वाटर। उससे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सर इसको, H2O को। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपके बात करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, एंड इसको क्या बोला, एक मॉलिक्यूल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, दो हाइड्रोजन एटम्स का है। जैसे देख सकते हैं SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है, एंड H2 हाइड्रोजन। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। और चार ऑक्सीजन है यहाँ पर, सल्फर के एक एटम। देखो SO4 यानी कि ये सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या कंटेन करता है, एक सल्फर कंटेन करता है और चार ऑक्सीजन एटम्स कंटेन करता है। अभी बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है सर। तो बेसिकली बच्चा, मानो कि मैंने आपके सामने ये कहा कि मैंने क्या जलाया, मैंने पेपर। देखो केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखता हूं, आप अच्छी तरीके से समझना ये बात। पेपर था सर, मैंने उसको हीट प्रोवाइड करी, देन क्या चेंज हो गया सर, एस हो गया वो। क्या हो गया, एस, राख हो गया सर, राख। क्या हो गया बच्चा, वो राख हो गया, राख हो गया सर, वो राख हो गया, कागज राख बन गया सर। तो क्या हुआ, मैंने हीट दिया, तो मेरा ये लिखने का तरीका जो था ना सर, क्या लिखने का तरीका, मतलब कि सर मैंने ये बोला कि मैंने पेपर को हीट प्रोवाइड किया, देन मेरा क्या हो गया, हीट प्रोवाइड करने के बाद सर ना पेपर जो था वो थोड़ा काला काला हो गया सर, राख बन गया सर, राख। तो राख जब बन गया बच्चा, तो उस राख को क्या कहते हैं, उस राख को हम कहते हैं, उस वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग को कहते हैं सर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, पेपर को मैंने हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है सर, वो एस बन गया, एस मतलब राख। ठीक है, राख बन गई सर वो। ठीक है, काली काली राख बन गई। राख कैसे लिखते हैं, खा लिखते हैं, राख, हाँ, राख बन गई सर वो। अ, तो सर राख जब बन गई ना, तो ये मेरा ये लिखने का तरीका सर जो था ना, इसको हम कहते हैं सर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और ये सर पेपर जो था, पेपर आपका सर रिएक्टेंट हो गया, हीट जो थी वो आपकी कैटलिस्ट हो गई, एंड ये जो था ना आपका सर एस, ये एस जो है ना आपका प्रोडक्ट हो गया सर। ठीक है, तो मतलब कि अंग्रेजी भाषा में, डेफिनेशन की भाषा में बोला जाए, तो तो इसको कहते हैं द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब कि सर वही बात है कि सिंबल और फार्मूले के हिसाब से अगर हम कोई चीज को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एक इक्वेशन के थ्रू, तो उसको हम सर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आप यानी कि पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन, HCl, इसका रिएक्शन हुआ तो हमें हमें चार प्रोडक्ट मिले। क्या product मिले? एक पोटेशियम क्लोराइड मिला सर, एक मैग्नीशियम क्लोराइड मिला सर, मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड एक वाटर मिला सर, एक क्लोरीन मिला। क्लोरीन आपकी गैस हो जाएगी सर, ये तो उड़ जाएगी सर, अगर हम कवर नहीं करेंगे, इसको कंटेन नहीं करेंगे किसी बर्तन में, तो ये क्लोरीन है सर। ठीक है, वाटर, वाटर आपका पानी है सर, टिप 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 चुएगा सर। एंड बात करें इसका और इसका सर, ये दोनों अलग चीज है बच्चा। ठीक है, ये सॉल्यूशन के भी रूप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। ठीक है, क्लोराइड है, क्लोराइड है तो नमक के रूप में रहेगा, सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, बताओ जरा हमको। हाँ सर, सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर नहीं लड़ते हैं, नहीं तो आप पढ़ा हुआ भूल जाएंगे बच्चा। ठीक है, आपको ये देख रहा है ना कि ये फार्मूला यूज किया है इसका, केमिकल है ना, केमिकल फार्मूला बताया था, अभी केमिकल फार्मूला यूज किया, उसका नाम यूज किया है, सिंबल एंड नेम। तो उसको क्या किया, अब देखो यहाँ पर ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको रिएक्टेंट कहते हैं। एंड प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट आया सर, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट।
ओके, आई होप। अब बात करते हैं सर, इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, आप ये समझाइए पहले तो। बच्चा देखो, राइटिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशन को, स्केलेटल क्या होता है बच्चा? तो देखो, सीधी सी बात है, आ, हम लेफ्ट साइड तो हमेशा सर क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं एंड उसके बाद हम एरो लगाते हैं, ठीक है। वाइल द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, प्रोडक्ट जो है सर वो राइट साइड में होता है। और हम जब भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स को लिखते हैं ना सर, तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिखते हैं ना सर साथ में, तो उसमें प्लस का साइन लगता है। ये बात हमेशा याद रखना। अभी यहाँ पे क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग, मतलब कि ये कहता है, इधर देखो, यहाँ देखो, ये जो एरो था ना, ये इस चीज में हो गया, जैसे आजकल होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मेरे पास मेरी बॉडी थी, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं वो, छवि टाइप का था, मतलब थोड़ा मोटा सोटा था, ठीक है। अभी मैं एक एस्थेटिक बॉडी कन्वर्ट कर लिया, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ना बच्चा, आपका ये वाला चीज होता है एरो, एरो यूज होता है, समझे? तो अब बात करते हैं, chemical transaction is completed chemical reaction which is symbolically despite reactant product and their physical state। बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब सर, मतलब ये सर, पोटेशियम लिया तो मेरे पास इधर एक पोटेशियम है, मैंने मैग्नीज लिया तो मेरे पास एक इधर मैग्नीज है, ठीक है। मेरे पास यहाँ एक करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, समझे आप मेरी बात? ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो ऐसे बैलेंस करना पड़ता है सर। अगर मेरे पास इधर चार पोटेशियम है ना, तो उधर चार पोटेशियम होना चाहिए। यही बात है, बोल रहे हैं कि बैलेंस होना जरूरी है आपका, तभी आपकी केमिकल ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होती है, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैलेंस क्या होता कैसे है। सबसे पहले बात ये आती है, तो बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। मेरा बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर से जरूर से ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नहीं समझ सकते हो मेरी बात, समझो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन ऑफ विच द नंबर ऑफ एटम्स ईच विल बी, नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इक्वेशन, मतलब इधर चार क्लोरीन है ना, तो उधर भी चार क्लोरीन होना चाहिए, तब बैलेंस होगा, ठीक है। आई होप क्लियर। Reactant and product side of the equation, a chemical equation is balanced if number of atoms of each type involved in the reaction is the same। मतलब ये कह रहा है कि अगर reactant और product, मतलब एक साइड reactant है एक साइड product है, तो chemical equation अगर आपकी balance है, तो number of atoms of each type involved in the reaction is same। मतलब कि अगर मैंने यहाँ चार क्लोरीन यूज किया, मैं कहूँ यहाँ मैं चार ब्रोमीन यूज करूंगा, तो वो नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। यही कहने का मतलब कि चार क्लोरीन चार ब्रोमीन यूज ही नहीं हो सकता है। मतलब मैंने अगर चार क्लोरीन इधर लिया है ना, मेरे पास इधर फोर क्लोरीन्स है ना, मेरे पास इधर फोर क्लोरीन्स है, तो मेरे पास इधर भी फोर क्लोरीन्स रहेगी। ये बात ये लाइन, ठीक है। आई होप क्लियर। तो अगली लाइन पे बढ़ते हैं। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, both sides have its even number, तो H2O present two of hydrogen in a water, there are four hydrogens of atom, then 4 into 2 is equal to 8 hydrogen atoms are present, there are 7 H2O, means इधर 7 है, then H7 to 14 intermediate numbers are even। किस तरीके से आपको पता करना है कि even, जैसे यहाँ बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर दोनों साइड हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड शुड बी इवन नंबर वेन एवर, तो एच टू ओ रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइड पे, ऑन साइड दो हाइड्रोजन एटम इन वाटर, देयर आर फोर एच टू ओ, तो फिर अगर चार एच टू ओ है तो वहाँ आठ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर वहाँ पर सात है, तो वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? 14 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो मतलब सीधी सी बात ये दिखा रही है, नंबर पर आई होप क्लियर। बढ़िया है। तो देखो, बेसिकली वही बात है कि इवन नंबर इन द फ्रंट ऑफ HCl रिएक्टेंट साइड, ठीक है। हाँ, तो एग्जैक्ट वही बात है, ठीक है। सब कुछ वही सेम है, नॉर्मल, ठीक है। मतलब वही बात बता रहा आपको कि किस तरीके से है, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ चुके होंगे, देन आप ये समझ जाएंगे। देखो लास्ट एक बार आपको समझा दूं, मैं थोड़ा हार्ड लग रहा है, मैं समझा देता हूँ।
on the product side, and there should be 16H 8 into 2 on reactant side as well. मतलब कि सीधा ये कह रहा है कि 8 ठीक है 8H2O है, 8H2O है। अगर 8H2 है ना बच्चों इधर, तो 8 दूनी 16 हाइड्रोजन एटम, ठीक है 16 हाइड्रोजन हो गया ना, 16 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी है सर, है ना। एग्जैक्ट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर इक्वल, सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। बस यही बात है, समझ जाओ, समझे, इतना घूमने का नहीं है बच्चा। अब वही बात है, अगर बैलेंस नहीं, अनबैलेंस है तो कैसे पता चलेगा? वो क्लोरीन से पता चल जाएगा, वहीं एक एग्जांपल क्लोरीन का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नहीं, क्यों ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा कैसे, देखो, ठीक है, इधर एक क्लोरीन ये रहा, दो क्लोरीन ये रहे, दो क्लोरीन ये रहे, मतलब कि पांच क्लोरीन इधर। तो बेसिकली ये क्या हो गया, क्यों दोनों side मेरे पास तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज होता है बेसिकली आपका, ठीक है। ये इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना रखा हूँ, उसको ना तब तक बेसिकली 11th में आपका कॉन्सेप्ट बनता है हिट एंड ट्रायल का, ठीक है। अभी आप इतना लॉजिक ना ले, बस आपको ये समझना है कि बैलेंसिंग इक्वेशन होती कैसे है, किस तरीके से होती है, बस कि दोनों तरफ एटम्स को बराबर कर देना बस। शॉर्ट टेक्निक अगर बैलेंस करना है कैसे करेंगे सर, बेसिकली इसको समझो आप, ठीक है। जैसे कि ए बोला तो इसमें क्या, ए के पास क्यू है तो सी के पास इधर की है, ए बराबर सी, पोटेंशियल था इधर की, पोटेंशियल बराबर है, खत्म खेल, ठीक है। और डी पे इधर एम एन है, तो ए बराबर डी, ऐसे ही सेम ये सारा है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा अगर इक्वल है तो। बैलेंस्ड कब होगा, इफ इक्वल, क्या है ये, इक्वल है, इफ इक्वल देन इट शुड बी अ इफ बैलेंस्ड, ठीक है। तो थस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ समझ गए ना, इस तरीके से करना है। वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नेम्स, मतलब कि बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं वेरियस वेरियस नेम्स के, और वेरियस वेरियस नेम्स के प्रोडक्ट भी होते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फार्मूला दोनों का अलग अलग होता है। ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन द रिएक्शन टू ईच अदर, मतलब सेम सी बात है, अगर 10 मोल इधर है तो 10 मोल उधर भी तो होंगे। मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब सीधी सी बात है, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आता है और जो रिएक्ट कर रहा है, छियालीस पॉइंट चार हो जाता है, 46.5 तो 46.6 हो जाता है, रिलेट रहता है, मान लो 43.4 आता है प्रोडक्ट के, इस तरीके से रिलेट करता है, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि गैसेस जो होता है ना रिएक्टेंट का, गैसेस रिएक्टेंट होता है उनका वॉल्यूम, और मतलब कि वही बात है, जैसे ये था ना वैसे ही होता है, ठीक। तो हाँ बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गैसियस रिएक्टेंट्स का मतलब कि वॉल्यूम जो होता है ना गैस का, वो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का लगभग सेम ही होता है, ठीक है, मैथ यही होता है। तो बेसिकली अब इन शॉर्ट में बताऊं तो स्टेप्स बैलेंसिंग इक्वेशन लिस्टेड एज, देखो सीधी सी बात है, स्टेप्स में बताया हुआ है। तो पहले तो स्केलेटन इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए, मतलब कि क्या पूछा है वही लिखें। अगर बोला है कि पोटेशियम नाइट्राइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो आप ये थोड़ी लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH, ठीक है। तो आप लिख दोगे Na2OH, या मान लो कि आप लिख देते हो वहां पर K2SO4। तो मतलब कि आपको स्केलेटन सही रखना अपना इक्वेशन का, ठीक है। जो चीज रिएक्ट हो सकती है उसी को रिएक्ट करना है, ये नहीं कि दो आपस में स्ट्रॉन्ग मेटल को आप भिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भिड़ तो भिड़, और उसका इक्वेशन कह रहे हैं बैलेंस कर बैलेंस कर बैलेंस कर, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो बात करते हैं step 2 पे, तो स्टार्ट विद अ कंपाउंड दैट हैज द मैक्सिमम एटम्स और मैक्सिमम टाइप ऑफ एटम्स एंड द एटम प्रेजेंट इन इट्स बैलेंस फर्स्ट। तो बेसिकली में कि ऐसा कंपाउंड यूज करना है या ऐसे कंपाउंड के साथ स्टार्ट करना है आपको जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो या मैक्सिमम टाइप ऑफ एटम्स हो, ठीक है, जो कि उसमें बैलेंस्ड हो। और बेसिकली ये करना है, उसको पहले आपको बैलेंस करना है, क्यों, क्योंकि वो छोटा रहेगा उसके पास ज्यादा मेंबर रहेंगे, तो सिंपली सा अगर ज्यादा है तो सिंपली पहले से ही बैलेंस्ड रहता है, ठीक है, इतना ज्यादा जोर जमा के नहीं लगाना पड़ता। आ जाओ स्टेप 3 पर, स्टार्ट बाय बैलेंसिंग एलिमेंट्स दैट ओनली अपेयर वंस ऑन ईच साइड,
एंड साइड ऑन द एरो देन ईच बैलेंस एंड वन पेयर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक साइड में पहले देखना आपको, एरो से पहले एक को बैलेंस करना है, देन एरो के बाद वाले को दूसरी साइड को बैलेंस करना है, ठीक है। एंड एक बार से ज्यादा अगर कोई चीज अपीयर हो रहा है तो उसको एक ही बार में काउंट कर लेना, दो बार मत करना, ठीक है। एलिमेंट्री सब्सटेंस बैलेंस लास्ट। मतलब सीधी सी बात, छोटी छोटी चीजों को बाद में बैलेंस करना, ठीक है। पहली बड़ी चीजों को कर लेना, फिर छोटी चीजों को बाद में करना। एंड टू ऑल कोफिशिएंट होल नंबर्स द एंटायर मल्टीप्लाइड सुटेबल इन तो मतलब ये कह रहा है कि सारे मतलब कि दोनों तरफ के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अगर जरूरत है कि आपको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बराबर करने की, तो आप वो कर सकते हैं, अगर नेसेसरी है देन, ठीक है। अगर नेसेसरी नहीं है, यहाँ लिख लेना इफ नेसेसरी, इफ नेसेसरी देन, अदरवाइज नो। क्या अदरवाइज नो, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, देखो अब सीधी बात, रिएक्शंस क्या होते हैं बेसिकली सर, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, मतलब कि कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेसिस और रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होता है सर, दो और दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होता है और एक सिंगल एक न्यू कंपाउंड क्रिएट करते हैं, समझे। केवल एक कंपाउंड क्रिएट करने वाला ही चीज क्या होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन होता है। अब टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी दो तरीके का है। पहले तो देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम, टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमने पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, जिसका हमें पता चला कि उसमें दो सब्सटेंस और दो से ज्यादा केमिकल कॉम्बिनेशंस को जनरेट किया जाता है एक सिंगल कंपाउंड में, उसे हम कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप्स में दो यही आपका ये पटा पड़ा है आपको तीन रिएक्शंस में, ठीक है। वन, टू, थ्री, ठीक है। तीन रिएक्शंस में बटा पड़ा है, ठीक है। तो तीन रिएक्शन क्या क्या है सर, तो अभी बताएंगे तीन रिएक्शन है क्या क्या चीज। तो बेसिकली पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब कि सीधी सी बात है, आपसे एक कंपाउंड फॉर्म करना है, मतलब क्या करना है सर, सीधी सी बात है कि बोलूं तो, अगर दो, हाँ, मेरे पास दाल और चावल है, मुझे अब उसको बना कर ना मिक्स करके सर दाल चावल करना है। या फिर मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर पानी प्लस आटा है, सूखा हुआ आटा है। अब आपको सर उसको गोद के ना, मतलब कि आटे के लिए रोटी बनाने वाली, जो क्या बोलते हैं उसको, आटे को गूंथना कहते हैं ना, गूंथ के हम क्या बनाते हैं, जो भी बनाते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी बनाता है आटा को गूंथ के रोटी बनाने के लिए, हमें वो बनाना है, ठीक है। लुई लुई जो होती है, लुई भी बनाते हैं, वो हमें वो बनाना है सर। तो उससे क्या होगा, वो दो कंपाउंड से बनकर एक कंपाउंड बन रहा है, उसको हम कह सकते हैं सर, ये ना सर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप सर, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। मतलब कि कह रहा है सर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मतलब कि एक्सेप्ट करती है। मतलब कि बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये कह रहा है सर कि मैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है सर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं जलाता हूँ ना, तो उसमें से सर ना ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। इन ऑक्सीजन अच्छा, मैं तो वो बात बच्चे ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को सर मैंने ऑक्सीजन में जलाया, ठीक है। ऑक्सीजन में जलाया मतलब कि आपके वातावरण में ऑक्सीजन है, मैंने इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जलाई, तो उसमें से क्या निकला सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकले सीधा सर वहाँ चला जाएगा इन्वायरमेंट में। यही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स क्या होता है सर। अब इसमें देखो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो रहा था, ठीक है। तो एक एलिमेंट था यहाँ पे, ऑक्सीजन एलिमेंट था, यहाँ एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो क्या बन रहा था, एक सिंगल सा रिएक्शन हो रहा था। अब यहाँ पर सर कॉम्बिनेशन इसमें क्या है सर, इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एलिमेंट था, कंपाउंड नहीं था, यहाँ दो कंपाउंड है, देखो ध्यान से। एक है सर अमोनिया और एक है सर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl, ठीक है सर, वो एसिड वाला HCl, हाँ। और एक अमोनिया आपका, अमोनिया आपका खेत में डाला जाता है आपका, ठीक है। आ, ठीक है, अमोनिया आपके खेत में डाला जाता है, यूँ मान लो, बहुत चीज़ होते हैं अमोनिया के, ठीक है। तो अमोनिया एंड हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों को रिएक्ट किया हमने सर, दो कंपाउंड है सर, इस बार दो कंपाउंड को अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंपल सा बन रहा है अमोनियम क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, दोनों कलरलेस थे, ये व्हाइट कलर कंपाउंड बन गया। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को करते हैं सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स। और ये सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ना तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है,
जिसको हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखना, अगर पेपर में सिंथेसिस रिएक्शन आ रहा है ना, सिंथेसिस रिएक्शन करके आ रहा है ना बच्चा, सिंथेसिस रिएक्शन, तो ये भी आपका ना कंपाउंड रिएक्शन ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ये कंपाउंड रिएक्शन ही है, इसका दूसरा नाम है ये बच्चा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे, हम थोड़ा बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक क्या बोलते हैं, आपके रिएक्शन का दूसरा टाइप है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दूसरा टाइप क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सिंपल तो सीधा ये कह रहा है कि ये तब होता है ना जब दो और दो से ज्यादा कंपाउंड हो, ठीक है, उनमें से कोई एक ब्रोक हो जाए। मतलब सर मैंने मतलब कि रिएक्शन किया, ठीक है, मतलब सर मैंने रिएक्शन किया, ठीक है, पर क्या हुआ ना कि मेरा जैसे मेटल और मैंने दो मेटल रिएक्ट कर मतलब कि मान लो मेरे पास सर एक इधर मेटल रिएक्ट कराया, तो मेटल दो रिएक्ट मेटल कराए, तो लेकिन एक ना क्या था, एक आयरन था, वो ज्यादा हैवी था, ठीक है, जो तुम बड़े हो गए ना, क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, तो मेरा बच्चा तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव है ना, वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है मेरा बच्चा। इसमें आपका ये है कि अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है ना, सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। अभी देखो ये बताता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है ना कि अगर मान लें पास मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मैं उसको ना दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है, हीट को यूज करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, जैसे मान लो मेरे पास एक पेपर था, उसको मैंने हीट के साथ रिएक्ट किया, हीट को यूज करके रिएक्ट कराया, तो वो दो चीज में चेंज हो गया, एक ऐसे राख में चेंज हो गया, दूसरा CO2 में चेंज हो गया, कागज जला तो CO2 निकला सर, वो गैस चला गया, तो दो कंपाउंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। बाकी अभी आगे भी एक एग्जांपल मिलेगा आपको, ठीक है, जैसे फोटोलिसिस हो गया, आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या होता है इसमें, मरकरी ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, किस तरीके से होता है ये, कि मान लो आपके पास लाइट के साथ ना हम एक चीज कर देते हैं, मतलब मरकरी का ऑक्साइड है ना, उसको जब हीट करते हैं तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो मरकरी और ऑक्सीजन दो कंपाउंड दे देता है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो सिंपली ऐसे ही ये वाला भी है आपका दूसरा, हीटिंग ब्लू कॉपर नाइट्रेट क्रिस्टल्स, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है थर्मल, एंड क्या हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउनिश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्यूम्स एंड कलरलेस ऑक्सीजन गैस निकल जाती हैं। ठीक है, वैसे ही सिंपल ये भी है, तो इनको याद कर लेना रिएक्शंस को, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज कोई गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, रिएक्टिविटी है, एक्टिविटी है, ये आप कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है, यहाँ पर आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा सर, ये एक्टिविटी होता है, ये एक्टिविटी होता है, ये आप में मैं छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क। ठीक है, आपसे थोड़ी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना भी है, ठीक है, समझने के बाद जब आप इस पर खर्च करेंगे ना अपना दिमाग, तो आपको समझ ज्यादा आएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया कि एक थोड़ा मजबूत कंपाउंड है, वो एक छोटे मोटे कंपाउंड को, मतलब एक बॉडी बिल्डर एक भोले भाले बच्चे को मार मार के ना उसका मुंह लाल कर देता है। सीधी सी बात है, तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम बच्चे को मार रहे हो, वही बात है ना, तुम बच्चे की जगह लेकर अपनी जगह खड़े हो जा रहे हो, वही हाल है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डिस्प्लेसमेंट में यहाँ आयरन है, ठीक है, और यहाँ कॉपर सल्फेट था, ठीक है, तो ये बोला आयरन में तुझसे ज्यादा मजबूत हो कॉपर, तो इसने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली, तो ये बन गया आयरन सल्फेट। अब कॉपर बेचारा कॉपर रह गया, तो कॉपर बाहर निकल गया यहाँ से, तो सेम रिएक्शन हो गई। देखिए, आयरन था, आयरन मजबूत था, बॉडी बिल्डर था, कॉपर बच्चा था, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को क्या बोला आयरन ने कि अब मैं तेरी जगह ले लूंगा, तो उसने उसको मारा, ठीक है, मारा, और उसके बाद फिर उसकी जगह ले ली, तो ऐसे वो क्या बन गया, वो आयरन सल्फेट बन गया भैया, और वो क्या हो गया, कॉपर चला गया बेचारा बाहर। ठीक है, ऐसी सेम ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसको रिवाइज कर लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें सर दूधू मजबूत आदमी आ जाता है, और दूधू मजबूत आदमी आता है ना, तो दूधू में लड़ाई होती है, फिर वो जल्दी 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 कंपाउंड बना देता है। समझे नहीं समझे, बताते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का, मतलब कि दो रिएक्शन होती हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चा, डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट में इसको सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, अलग अलग नाम जो है ना बेटा हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको याद रखना, बहुत काम आने वाले हैं बाबू। ठीक है, तो अब क्योंकि CBSE इस नाम से भी दे देगी तुम्हें, तो उसको तो तुम्हें उल्लू बनाना है, तो तुम्हें इस नाम से भी दे देगी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी दे सकती है और मिथाइसिस रिएक्शन भी दे सकती है। ठीक है, तो इसका बात याद रखते रहना मेरा बेटा। तो सिंपली द म्यूचुअल क्या बोलते हैं इसको, हाँ, द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन विच टू केमिकल रिएक्ट टू जनरेट टू डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स।
सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल अलग कर रहे हैं, तो उनको सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट कह दिया जाता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, दो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर आता है, ठीक है, वो दो हट्टा कट्टा आदमी की जगह, मतलब दो पतले दुबले आदमी की जगह ले लेता है, ठीक है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दिया जाता है। आपके सामने ये इक्वेशन गिवन है। आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे को समझ नहीं आता है मेरे भाई, उनको समझाना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मानो यहाँ तो देखते हैं, देखो जिंक सल्फेट था मेरे पास, यहाँ एक बेरियम क्लोराइड था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जिंक सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों आपस में मजबूत थे। तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने कहा मैं तेरी जगह ले लूंगा बेरियम, तो बेरियम ने कहा मैं तेरी जगह ले लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो इसने आपस में एक्सचेंज कर लिया, मतलब अब जो जिंक सल्फेट था वो जिंक क्लोराइड बन गया, और जो बेरियम था वो बेरियम सल्फेट बन गया। बस सीधा सा लॉजिक यही है। मतलब मैंने क्या बोला, मजबूत आदमी, दो दुबले पतले आदमी, दोनों ने दोनों को मारपीट की जगह ले ली। मतलब सीधी सी बात ये है, जिंक सल्फेट था, वो एक अलग दो आदमी थे, ठीक है, एक एक मोटा एक पतला, और यहाँ बेरियम और क्लोराइड था, मतलब एक पतला एक मोटा एक पतला। तो जिंक मोटा था तो सल्फेट पतला था। तो जिंक ने कहा बेरियम मैं तेरी जगह ले लूंगा क्लोराइड को मार के। तो बेरियम बोला तेरे पास भी तो पतला आदमी है, मैं उसको मार के तेरी जगह ले लूंगा। तो ऐसा हुआ कि जिंक ने बेरियम की जगह ले ली, क्लोराइड को अपनी तरफ खींच लिया। तो बेरियम ने सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया जिंक के पास से। तो इसलिए क्या बन गया, जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब व्हाइट कलर के होते हैं, तो सीधी सी बात है, बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना सर, दो काफी तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके भी सर। जैसे हमने पढ़ा था ना सर उसके रिएक्शंस के, वैसे इसमें भी टाइप है बेटा। क्या होता है, तो पहला प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है सर, एक ना सॉलिड फॉर्म में हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जैसे नमक होता है ना सर, नमक पानी में समुद्र के घुमा होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, जबकि जब हम उसको इवापोरेट करते हैं तो हमें दिख जाता है। तो वो आपका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाता है, द रिएक्टेंट्स आर बेस एंड एसिड्स, ठीक है, द प्रोडक्ट आर सॉल्ट एंड वाटर। मतलब सीधी सी बात है कि रिएक्टेंट जैसे मेरे पास एक बेस है, ठीक है, अब या फिर एक एसिड है, HCl एक एसिड है, मैं उसका रिएक्शन कर रहा हूँ, उसमें एक सॉल्ट प्रोडक्ट में आया, ठीक है, तो वो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो गया। क्या आया कि वो जो सर वो एसिड था ना, वो थोड़ा एसिड जो था, वो नमक जो है ना, वो चेंज हो गया सर। फिर जब रिएक्ट कराया ना हमने रिएक्टेंट्स का, तो वो जब प्रोडक्ट दे रहा था ना, तब प्रोडक्ट ने बोला एसिड का क्या करें, एसिड को नमक बना देते थोड़ा, तो उसने नमक बना दिया सर रिएक्शन में ही, ठीक है। उसका कुछ कंपाउंड इधर से लेकर उसको नमक में चेंज कर दिया, NaCl कर दिया। इसके कुछ एग्जांपल आपको आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी के, जरूर से जरूर देखना बेटा। और किस तरीके से देखेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। लास्ट में ना सारा रिएक्शन लिखा रहेगा, लास्ट में प्लस ऐसे लिख देगा NaCl, ठीक है, NaCl लिख देगा, ये होता है नमक निकल जाता है, या फिर वाटर निकल जाएगा, प्लस H2O लिख देगा, प्लस H2O लिख देगा। यहाँ पे नीचे होगा, चलो यहाँ नहीं है, आप बुक्स में देख लेना एक बार बेटा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ दे रखा है, देख रहे, बेस था, एसिड था, रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर दे दिया। अगर यहाँ दूसरे भी दो कंपाउंड होते, ये मान लो एक बेस होता, तो एक सॉल्ट या एक वाटर आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, देखो ये बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ना, बेसिकली आपका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन प्लस आयंस और हाइड्रोजन OH आयंस के बीच में। मतलब कि हाइड्रोजन प्लस आयंस होता है आपका पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर ये OH होता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर का एटम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे टाइप्स में, टाइप ऑफ रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस पे आपका चैप्टर है, चैप्टर किस क्लास में, चैप्टर चैप्टर आपका ना 11th क्लास में मिलेगा आपको, सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट की केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, रिडॉक्स रिएक्शन नाम से चैप्टर। बाबू बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट है, और बहुत तगड़ा तरीके से लेगा आपका। तो ये बात याद रखना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अभी से चलना है। तो पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल हो गया, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है, याद रखना। जिसमें हम ऑक्सीजन गेन करेंगे, ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिसमें हमें रिमूव होगा, अच्छा देखो ऐसे बात है, सुनो ध्यान से, इस तरीके से होता है इसमें। तो ऑक्सीडेशन में ना ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूव होता है ये, ठीक है। तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब सीधी सी बात हो, ऑक्सीडेशन से क्या समझोगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन
एडिशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है? और रिडक्शन मतलब रिडक्शन। अब जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा। सीधा बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज, क्या हो जाता है आपका? दैट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? अब रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स में क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस में ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो जाता है बाबू, सेम टाइम पे ही। तो इसलिए ना वो थोड़ा कॉन्सेप्ट थ्योरी हो जाता है। चैप्टर 11 आपकी क्लास 11th में ना इस पे चैप्टर है, जैसे मैंने बताया पार्ट 2 में मिलेगा आपको केमिस्ट्री के, देख लेना, याद रखना, हमको याद कर लेना तब कि बता रखे थे भैया। तो ये कुछ एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शंस के, ठीक है? और नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस के देख लेना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है जो कि आपके ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व करता है, मतलब ऑक्सीडेशन को क्या करता है? मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना जिस सब्सटेंस की वजह से, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं, ठीक है? अनदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का क्या होता है? सीधी सी बात है, देखो अनदर क्या है? यही है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऐड होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा, ठीक है? तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा, तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ये वाइस वर्सा होता है बेटा, ठीक है? क्या होता है? वाइस वर्सा होता है ये, मतलब उल्टा होता है एक दूसरे का। तो अगले पे आते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक की बात? मतलब कि बिजली भाषा में बोले तो सर क्या, अगर मैं पानी में बिजली डाल दूं तब क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन उस केस में क्या होगा बेटा? ये देखो, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस हो जाता है अगर मैं बिजली यूज कर रहा हूँ ना, जैसे वो बिजली जनरेट करते हैं हम पानी में नमक घोर के, है ना? नमक और चीनी घोर के कुछ इस तरीके से आपका एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें बिजली जनरेट होती है। तो बेटा उस चीज़ में क्या होता है ना कि हम प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता हो, ठीक है? मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, मेरे पास ना उसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो क्या हो गया ये? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर ये मेरे पास एक गेन हो जाता है, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो क्या हो जाता? तो सर ये आपका ना ऑक्सीजन हट गया इसमें से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो गया मेरे पास, है ना? मेरे पास ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन गेन हुआ सर, H+ गेन हुआ, H+ गेन हुआ तो क्या हो गया मेरा? ये H+ गेन हुआ तो रिडक्शन हो जाएगा सर, ऑक्सीजन तो गया ना, इसलिए। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन आवर एवरीडे लाइफ। मतलब कि मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे डेली के लाइफ में, तो क्या होता है अभी वो जानेंगे हम, ठीक है बच्चा? तो कोरिजन, कोरिजन आपका एक मेजर एग्जाम्पल है। क्या कोरिजन क्या होता है सर? याद करो आप, जंग खाया हुआ ये देखो, लोहा, लोहा मेटल का ये नाम होते हैं। तो लोहा देखिए, लोहा पे जंग खा जाता है, लाल लाल हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। उसे कोरिजन कहते हैं बेटा, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। किससे होता है वो? मॉइस्चर, ऑक्सीजन या एसिड या फिर किसी सब्सटेंस से हो जाता है, वो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है? मान लो मैंने एक लोहा पानी में भीगता हुआ छोड़ दिया कुछ महीनों के लिए, तो वो पीला 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 जमने लग जाएगा, जंग खाने लग जाएगा। दैट इज योर कोरिजन। सीधी सी एग्जाम्पल की भाषा में समझा दिया। क्या होता है ना, ऑक्सीडाइज़ हो जाता है यहाँ पर। लोहा जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है, मेटल सरफेस जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है? ये याद रखना। और देखो, एज अ रिजल्ट व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन इट्स एनवायरनमेंट इट्स कॉल्ड कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोहेजन। मैंने क्या बोला? मतलब एक लोहा है मेरे पास, मैंने बारिश में छोड़ दिया पानी की वजह से, भीगने की वजह से उसका मतलब कि एनवायरनमेंट में उसका इफेक्ट पड़ने की वजह से वो रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने की वजह से एक प्रोसेस बना जिसको हम क्या कह सकते हैं? कोरिजन कह सकते हैं। मतलब मेरे पास एक लोहा का डंडा था, मैंने बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया, वही नेचर के साथ ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पर, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्म हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्म हुआ सर, वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेता रहा एंड सर मॉइस्चर वगैरह आता रहा, तो सर वो कोलिजन कर गया, ठीक है? तो ये याद रखना, ठीक है? तो ये होता है आपके, इसी प्रोसेस को कोलिजन कहा जाता है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन की सर, जो आप क्वेश्चन कह रहे थे बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना, ये आपके लिए है, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ अलग से। जब कॉपर वेसल्स है या आर्टिक फैक्ट्स हैं जो वो एक्सपोज कर दिए जाते हैं एयर और वाटर में, तो क्या होता है? तो बेसिकली थिन लेयर ऑफ ग्रेन ऑक्साइड्स, देखो पीतल के बर्तन देखो आप, पीतल के बर्तन या कॉपर देखे हो? कॉपर, तांबा,
वो ना आप जब ऐसे खुला छोड़ दोगे ना पानी में या फिर हवा में, तो उसमें क्या होगा कि हमारा नॉर्मल ना कि बोले तो रिएक्ट करेगा, उसमें ना एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर जमने लग जाएगी। वो ग्रीन ग्रीन लेयर को ही कोरिजन भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज थिंग योर सिल्वर पे कालापन जम जाता है, ठीक है। ऐसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग एंड सिल्वर काले में चेंज होना, ये कोरिजन का एक रूप होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। अब रेंसिडिटी क्या होती है सर? बेसिकली आपने कभी स्मेल किया या टेस्ट किया है ऑयल कंटेनिंग फूड को, जो कि लंबे समय के लिए छूट जाता है, तो उसे ही रेंसिडिटी कहते हैं। क्या होता है उसमें बच्चा? उसमें ये होता है ना कि मतलब मैंने अपना एक तेल वाला खाना या अचार वगैरह वो छोड़ दिया काफ़ी दिन के लिए, ठीक है। कहाँ छोड़ दिया सर? मैंने छोड़ दिया, कहीं भी छोड़ दिया, ठीक है, ऑयल कंटेनिंग फूड को। उसमें देखोगे ना कि उसका चेंज हो जाता है। मतलब खाना रख दो आप फ्रिज में, ठीक है, फ्रिज मत चलाओ। मैंने खाना रख दिया, सब्जी बनी हुई रख दी फ्रिज में और खा मैंने फ्रिज चलाई ही नहीं, तो क्या होगा? तो सर ना एक टाइम के बाद ना उसमें से अजीब सी बदबू आने लग जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा। तो उसी प्रोसेस को ना क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अभी कुरकुरा या चिप्स, मान लो आपने रखा, फाड़ के रख दिया, ठीक है, पन्नी में पैक था तो कुरकुर कुरकुर था, जब रख दिया तो वो अजीब सा हो जाता है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब बदल जाता है। तो ये क्या होता है, ये क्यों कारण होता है? तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण होता है, जिसकी वजह से फैट और फैटी फूड जो है वो डिटोरिएटेड हो जाते हैं, मतलब कि बहुत अजीब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चिकचिकी भी हो जाते हैं, चिकची पिकची हो जाते हैं। तो उसी डिटोरिएटेड को क्या कहते हैं हम? आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन होता है डेंसिटी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जब ऑक्सीजन एटम रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन एटम को फैटी एसिड से, ठीक है। तो वो जो खाना होता है ना वो डिस्टेबलिश्ड हो जाता है, मतलब खाना मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। और फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं फैट के ऑक्सीडेशन, दैट इज सनलाइट, एयर, वाटर, बैक्टीरिया, ये सारे आपको इफेक्ट करते हैं। अगर आपने इन सब के कांटेक्ट में अपना खाना रख दिया ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन होना गारंटेड है। और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना बाबू, तो खाना गया। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो जैसा कि बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? बीएचए, बीएटे, विटामिन ई, विटामिन सी, स्पाइसेस सच एज सेडिज, रोजमेरी, इन सबको रख देते हैं, ठीक है, ताकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये, मतलब खराब नहीं होने देते हैं। टू अवॉइड स्पॉइलेज देयर एडेड टू फूड कंटेनिंग्स लाइक फैट फूड, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब चिप्स वगैरह को तलने के बाद उसको एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में भर देते हैं, नमकीन को भर देते हैं ताकि वो महराए नहीं, मेहाना बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो ठीक है। वो इसलिए होता है ना कि ये सब कम कर देता है ऑक्सीडेशन होने को लिए, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा जो समझाने का लोगो था आज का ये कि आपको चैप्टर वन का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको 50 मिनट्स, मतलब कि 1 आवर में कंप्लीट करना था, जो कि मैंने आपको 47 मिनट्स में ही कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली चैप्टर वन आपका यही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना कि किस तरीके से वीडियो लगी, आप रिव्यू अपना ज़रूर दें। तो बाकी मैंने 50 मिनट्स में आपके लिए आपका साइंस का पहला चैप्टर रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, वन शॉट। क्या कर दिया है? वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वन शॉट रिवीजन कंप्लीट बाय आदर्श मिश्रा एज अ उमंग जीनियस इन 50 मिनट्स, चैप्टर वन साइंस इज कंप्लीटेड। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है, मेरी क्या क्या कमियां आपको लगी, या आप क्या चीज़ नहीं सीख पाए, क्या नहीं जान पाए, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, ठीक है। आपके काम बहुत आएगी, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर स्टडीज ऑल्सो, ठीक है। पढ़ते लिखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।